प्यारे साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मॉक टेस्ट विथ विकास में। आज हम बिहार एसएससी की सेट नंबर 4 लेके आए हैं। सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर प्रश्नों को देखते हुए बनाया गया है और लास्ट तक वीडियो पर बने रहिएगा क्योंकि ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में रामबाण की तरह साबित हो सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने प्रथम क्वेश्चन से। ऑलरेडी हमने 3 सेट अपने इस चैनल पर डाल दिया है, नहीं देखे हैं तो जाकर देख सकते हैं, आपको उससे बहुत फायदा मिलेगा आपके एग्जाम में। चलिए स्टार्ट करते हैं प्रथम क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है कि 16वां वित्त आयोग के पूर्वकालिक सदस्य कौन बने हैं। करंट अफेयर का क्वेश्चन है, तो ये मनोज पांडा जी बने हैं 16वां वित्त आयोग के पूर्वकालिक सदस्य। अब यहाँ बात हो रहा है 16वां वित्त आयोग की, तो 16वां वित्त आयोग के जो अध्यक्ष है ये अरविंद पनगडिया जी हैं, जो पहले वित्त आयोग के जो है उपाध्यक्ष रह चुके हैं। तो अब इसके अध्यक्ष बने हैं। इसका कार्यकाल जो है 2026 से लेके 31 तक रहेगा, 5 सालों के लिए। वित्त आयोग का जो जिक्र है ये संविधान के 280 अनुच्छेद के तहत होता है। तो ये सभी जानकारियां आपको रखनी चाहिए, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। बात करते हैं कब से स्टार्ट होगा, तो 1 अप्रैल 2026 से ये स्टार्ट होगा 31 तक के लिए। इसके अध्यक्ष तो है अरविंद पनगडिया जी, और इसके सचिव भी पूछ सकता है, तो सचिव का भी नाम याद रखिएगा, ऋत्विक रंजन पांडे। ऋत्विक नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा घुमाएगा तो पूछेगा सचिव। ऋत्विक रंजनम पांडे जी इसके सचिव हैं। तो और यहाँ पे एक और ऑप्शन है एनके सिंह, ये याद रखिएगा, 15वां वित्त आयोग जो अभी चल रहा है हाल फिलहाल, इसके अध्यक्ष है। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी रखनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच रिपोर्ट के अनुसार 2000 से 2023 तक भारत का कितना वृक्ष क्षेत्र कम हुआ है। तो ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच रिपोर्ट अभी 2024 में जारी हुआ था और इसके अनुसार जो है 2000 से 2023 तक जो है 2.33 मिलियन हेक्टेयर जो है फॉरेस्ट कम हुआ है। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि चुनाव आयोग ने मतदाताओं को प्रोत्साहन के लिए किस अभिनेता को एम्बेसडर चुना था। तो एम्बेसडर आयुष्मान खुराना बने थे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के 2024 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि 8 अप्रैल 2024 को किस मंत्रालय द्वारा भारत में पहली बार त्रिसेवा सम्मेलन, जिसका नाम है परिवर्तन चिंतन, आयोजित किया गया। तो भारत में पहली त्रिसेवा जिसका नाम है परिवर्तन चिंतन, इसका आयोजन जो है रक्षा मंत्रालय के द्वारा किया गया और ये जो है न्यू दिल्ली में स्टार्ट हुआ था। और इसके जो अध्यक्ष थे, अध्यक्षता जो कर रहे थे, वो हमारे CDS चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान जी किए थे। तो इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 22 अप्रैल 2024 को पृथ्वी दिवस की थीम पूछा है, कौन सी थी। तो सबसे पहले पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, तो 22 अप्रैल को मनाया जाता है। और इस बार 2024 की जो थीम थी वो प्लैनेट वर्सेस प्लास्टिक थी। राइट आंसर सी हो जाएगा। तो देख सकते हैं कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। और एक और ये आपको सूचना देनी थी कि साइंस का हमने सेट आज से स्टार्ट कर दिया है और पहला सेट डाल भी दिया है, आप जाके उसको देखिए लास्ट तक और अपना रिव्यू जरूर दीजिएगा कि उस सेट को आगे भी स्टार्ट रखा जाए, अपना रिव्यू जरूर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है लक्षद्वीप में शाखा खोलने वाली पहली निजी बैंक कौन सी है। तो लक्षद्वीप में शाखा खोलने वाली पहला निजी बैंक जो है ये HDFC बैंक है। राइट आंसर बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए क्वालिफाई करने वाली एकमात्र भारतीय भारोत्तोलक कौन थी, क्योंकि 2024 में हुआ था। तो मीराबाई चानू एकमात्र जो है भारोत्तोलक थी। तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब हिस्ट्री से क्वेश्चन आ गया। सभी सेक्शन से हमने क्वेश्चन लिया है जो आपके एग्जाम्स में एकदम रामबाण की तरह सिद्ध होंगे और इन्हीं पैटर्न पे आपके एग्जाम में क्वेश्चन रहेंगे, जैसी मेरा ये गारंटी है। तो चलिए देखते हैं। सिमुक निम्न में वंशों में से किसका संस्थापक था, बोल रहा है। तो सिमुक जो है ये सातवाहन वंश का संस्थापक था। राइट आंसर डी हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन से 2-4 क्वेश्चन और बना सकते हैं कि सातवाहन वंश का संस्थापक सिमुक था और इसने जो है कन्नौ वंश के जो लास्ट राजा था, कन्नौ वंश का लास्ट राजा जिसका नाम था सुशर्मा, इसी को पराजित करके जो है सिमुक ने सातवाहन वंश की स्थापना की। सातवाहन जो दक्षिण भारत का वंश है, इसकी जो कैपिटल है ये नोट कर लीजिए। इसका कैपिटल जो है वर्तमान में औरंगाबाद जो जिला है महाराष्ट्र का, वहीं पे है, जिस और प्रतिष्ठान इसका कैपिटल का नाम था, याद रखिएगा। जो औरंगाबाद अब संभाजी नगर बोला जाता है, वहीं पे इसकी कैपिटल थी।
तो इम्पोर्टेंट है कि याद रखिएगा। देखिए हुआ क्या था कि मौर्य वंश जो उत्तर भारत, पूरे भारत के क्षेत्रफल में फैला था, मौर्य वंश के बाद अगर सबसे शक्तिशाली जो दक्षिण भारत में वंश फैला वो था सातवाहन ही था। तो मौर्य वंश के बाद आया आपको सुग वंश, जिसकी स्थापना पुष्यमुत सुग ने किया था 185 ईस्वी में, मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहदत्त को मार के। और सुग वंश के बाद आया आपका कन्नौ वंश, और कन्नौ वंश के बाद सातवाहन आया। ठीक है, तो इस तरह करके सेक्शन चलता गया। जब हम पढ़ाएंगे हिस्ट्री उसमें टोटल चीज को अच्छे से रिवीजन करवाएंगे। चलिए और भी देख लेते हैं, इसमें 2-4 और क्वेश्चन बना सकते हैं। जैसे चोल वंश, चोल वंश भी दक्षिण भारत की एक महत्वपूर्ण वंश था, और ये इसकी स्थापना जो है विजयालय ने किया था, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। संगम वंश 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का ने किया था इसकी स्थापना। ठीक है, और चेर वंश के बारे में जानकारी उतना नहीं है कि इसकी स्थापना किसने किया था, लेकिन इसके एक क्वेश्चन पूछता है कि चेर वंश का प्रतीक चिन्ह क्या था। तो एक याद रखिएगा, चेर वंश का जो प्रतीक चिन्ह था वो धनुष और बाण था। इंपॉर्टेंट है, एकदम याद रखिएगा, धनुष और बाण। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है, इनमें से बताना है। तो उदयगिरी गुहा अभिलेख क्या प्रभावती गुप्त से संबंधित है, मंदसौर अभिलेख समुद्रगुप्त से है, ऐहोल अभिलेख भानुगुप्त से है, इनमें सभी कौन सा सुमेलित नहीं है बताना है। तो आपको बता दें इनमें कोई भी सुमेलित नहीं है, राइट आंसर डी हो जाएगा। आपको बता दें कि उदयगिरी जो गुहा अभिलेख है जो कि मध्य प्रदेश के विदिशा में है, ये जो है चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित है, और इसी में कहा गया है कि चंद्रगुप्त द्वितीय जो है पूरे पृथ्वी को जीतना चाहता था। मंदसौर अभिलेख जो है ये मालवा नरेश यशोवर्मन का है, यशोवर्मन का है, और इस अभिलेख को लिखा था इसके कवि वासुल ने। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। बात करते हैं ऐहोल का, तो ऐहोल अभिलेख जो है ये पुलकेशिन द्वितीय का है, और इसको जो लिखा था रविकीर्ति ने लिखा था ऐहोल को। तो इंपॉर्टेंट है, इसको एकदम दिमाग में रखिएगा। इसके साथ ही कुछ और अभिलेख है जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं, जैसे एक है भानुगुप्त का एरन अभिलेख। ठीक है, एरन अभिलेख, इसमें क्या है तो भानुगुप्त के एरन अभिलेख में सबसे पहले इस सती प्रथा का जिक्र जो है, सती प्रथा का वर्णन जो है मिलता है। तो इंपॉर्टेंट है। एक है प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख, ये भी बार बार पूछता है, ये समुद्रगुप्त से संबंधित है। तो इंपॉर्टेंट ये सभी अभिलेख हैं, आप जरूर नोट कर लीजिए। बार बार कहते हैं कि जब भी हम सेट बताएं तो आप कॉपी और पेन लेकर जरूर बैठे, और सभी ये सब चीज़ नोट कर लीजिए, आपके एग्जाम में इसी सब चीज़ से घुमा के क्वेश्चन देगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक रिक्वेस्ट है आपसे कि चैनल पे नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा इस चैनल को। नया चैनल है इसलिए सपोर्ट जरूर कीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ गया कि ईतीसांग जो है भारत की यात्रा पर कब आया था। तो ईतीसांग हो या ह्वेनसांग हो, ये सब 7वीं शताब्दी में भारत आए थे, और 7वीं शताब्दी में राइट आंसर इसका हो जाएगा। और यहाँ पे ईतीसांग 7वीं शताब्दी में, इसके बारे में कुछ ज़्यादा जानकारी नहीं मिली हमको, लेकिन हर्षवर्धन की जानकारी हमको मिलती है। हर्षवर्धन जो है ह्वेनसांग जो आया था भारत, वो हर्ष के काल में आया था 7वीं शताब्दी में, लगभग आपको 629 ईस्वी के करीब ये भारत आया था। और इसने जो है नालंदा विक्रमशिला विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था, और इसकी जो एक पुस्तक है जिसका नाम है सीयू की, ठीक है, सीयू की पुस्तक जो है हर्षवर्धन की है। इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तंजौर का राजराजेश्वर मंदिर किसने बनवाया। तो तंजौर जो तमिलनाडु में स्थित है, राजराजेश्वर मंदिर जिसको बृहदेश्वर मंदिर भी कहते हैं, ये जो है चोल वंश का शासक था राज प्रथम, इसी ने बनवाया था। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। बात करते हैं चोल वंश की, तो अभी बताए चोल वंश की स्थापना विजयालय ने किया था, और ये जो बृहदेश्वर मंदिर है ये एक शिव मंदिर है, याद रखिएगा। और ये राज प्रथम भी शैव धर्म के जो है अनुयायी हुआ करते थे। इसके चोल वंश का सबसे एक प्रतापी शासक था राजेंद्र प्रथम, याद रखिएगा इसके बारे में। ये अपना जो है श्रीलंका तक अपना क्षेत्रफल जो है बढ़ा लिया था, यानी श्रीलंका तक को जीत लिया था, ऐसा हमें मिलता है साक्ष्य। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला कह रहा है, एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ गया कि
अद्वैत वेदांत के अनुसार जो है किसके द्वारा मुक्ति प्राप्त की जाती है? तो अद्वैत वेदांत के अनुसार जो है ज्ञान को मुक्ति का मार्ग बनाया गया है। तो राइट आंसर ये हो जाएगा। अद्वैत वेदांत के प्रतिपादक कौन थे? तो आपको मालूम होगा कि शंकराचार्य जी थे। ठीक है, शंकराचार्य जी। इसके साथ ही याद रखिएगा कि भक्ति को भी बताया गया है, मुक्ति प्राप्त करने के लिए भक्ति मार्ग भी, और ये बताया गया है आपको दैतवाद में, और इसके जो प्रतिपादक है ये माधवाचार्य जी हैं। इसके साथ ही कुछ और इंपॉर्टेंट याद रखिए, जैसे शुद्धा दैतवाद वल्लभाचार्य जी प्रतिपादक है, विशिष्टा दैतवाद रामानुजाचार्य जी हैं। तो ये सभी नोट कर लीजिए, आपके एग्जाम में आ सकता है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में 9 रत्नों में कौन शामिल नहीं था? तो 9 रत्नों में इनमें से बैताल भट्ट शामिल था, कालिदास भी था, धन्वंतरी भी था, पतंजलि नहीं था। ये शुक वंश के दरबार में पुष्पित शुक के समय था, और ये उसका दरबारी राज दरबार में हुआ करता था शुक वंश के। तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। इसके साथ ही 9 रत्नों में बैताल भट्ट, कालिदास, धन्वंतरी, 2-4 और नाम याद रख लीजिएगा। ज़्यादा डीप क्वेश्चन पूछे तो इससे पूछ सकता है, जिसमें और नाम क्या है, वारा रुचि, ये भी एक नाम है, इनके 9 रत्नों में शामिल थे। ठीक है, अमर सिंह भी 9 रत्न में शामिल थे, शंकु भी इनके 9 रत्न में शामिल थे। तो ये सब इंपॉर्टेंट नाम है, याद रखिएगा। वारा मिहिर भी शामिल थे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस वायसराय के समय बिहार में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का द्वितीय अधिवेशन गया में संपन्न हुआ था? तो गया में आप जानते हैं कि 1922 ईस्वी में द्वितीय अधिवेशन हुआ था बिहार में, और पहला जो है आपको पटना में हुआ था। तो द्वितीय पूछा है किस वायसराय के समय हुआ था, यहाँ क्वेश्चन ये है। तो आपको बता दें कि लॉर्ड रीडिंग के समय ये हुआ था, क्योंकि रीडिंग का जो कार्यकाल है ये 1921 से लेकर 26 तक है, और 1922 में गया अधिवेशन हुआ था, तो इसी के बीच में आएगा। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। इसके कार्यकाल में याद रखिएगा 2-3 चीज और भी हुआ था। प्रिंस ऑफ वेल्स का जो है भारत आगमन हुआ था, जिस समय जो है उस मुंबई में बहुत ज़्यादा दंगा भड़का था, और लगभग 100 लोगों की हत्या भी हो गई थी। इसके साथ ही जब ये भारत आया था प्रिंस ऑफ वेल्स, तो कलकत्ता में विक्टोरिया हॉल का उद्घाटन भी किया था। इसके साथ ही मोपला विद्रोह इसी के काल में हुआ था, चौरी चौरा कांड इसी के काल में हुआ था, 1921-22 में चौरी चौरा कांड हुआ था, मोपला विद्रोह 1921 में हुआ था। तो ये सब जो है लॉर्ड रीडिंग के काल में हुआ था। चेम्सफोर्ड के काल में सबसे महत्वपूर्ण घटना क्या हुआ? तो 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड इसके काल में हुआ था। ठीक है, मिंटो द्वितीय, ये मार्ले मिंटो है, और उस समय सांप्रदायिकता का जनक भी इसको कहा जाता है। तो ये सब इंपॉर्टेंट है, आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और ये जो है एक मिलान करने वाला क्वेश्चन दिया है, बताना है कि कौन किससे संबंधित है। तो फकीर विद्रोह जो है स्टार्ट हुआ था 1776-77 में, और इसके जो है मजनून शाह और चिराग अली ये सही सुमेलित है, इसके नेतृत्व करता थे। भील विद्रोह, एक और चीज याद रखिएगा, ये फकीर विद्रोह वेस्ट बंगाल में स्टार्ट हुआ था। ठीक है, भील विद्रोह ये महाराष्ट्र में स्टार्ट हुआ था 1825 से 31। डेट भी याद रखिएगा, पूछ सकता है आपसे कि भील विद्रोह कब हुआ था। तो 1825 से 31 से सेवाराम इसके, ये भी सही है, नेतृत्व करता थे। चुआरी विद्रोह जो है ये दुर्जन सिंह नेतृत्व करता थे, ये भी सही है, और 1797 से 98 के बीच हुआ था। और चेरो विद्रोह जो कि आपको झारखंड में देखने को मिलता है, ये 1800 के करीब हुआ था, भूषण सिंह इसके नेतृत्व करता था। यानी सब सुमेलित है, यानी 1 का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4। ये राइट आंसर ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब एक और क्वेश्चन आ गया आपको, रैयतवाड़ी व्यवस्था के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, बताना इनमें से कौन सा कथन सत्य है। तो रैयतवाड़ी सबसे पहले आपको 1793 ईस्वी में अस्थाई बंदोबस्त बंगाल के क्षेत्रों में देखने को मिलता है, जिसमें बिचौलिए यानी जमींदारों का डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और इससे बहुत किसान नाखुश हो गए थे। इसीलिए दक्षिण भारत से रैयतवाड़ी स्टार्ट होता है, जो दक्षिण भारत में मद्रास, बम्बई,
इन सब क्षेत्रों से जो है ये रैयतवाड़ी व्यवस्था स्टार्ट होता है। मद्रास बंगाल प्रेसिडेंसी के असम इलाका में भी ये फैला था कि कुछ हिस्सों में, तो ये राइट सही है। थॉमस मुनरो स्टार्ट करते हैं, ये 1820 में स्टार्ट होता है, तो ये भी सही है। थॉमस मुनरो इसके जन्मदाता थे। इसमें क्या किया गया था कि तो किसानों से सीधा लगान लिया जाता था, बिचौलिए को ख़त्म कर दिया गया था, ये भी सही है। और एक इस व्यवस्था में किसानों को भूमि का स्वामी कर दिया गया था, तो ये भी सही है। यानी सब का सब सही है। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। ठीक है। और कहाँ कहाँ फैला था, तो दक्षिण भारत में आपका मद्रास, मुंबई, और उत्तर भारत में आपको असम का इलाका, ये सब क्षेत्र में रैयतवाड़ी फैला था। जबकि यहाँ पे उत्तर प्रदेश के इलाका में ये महालवाड़ी का क्षेत्र था। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है। और पूरे भारत में जो है सबसे ज़्यादा रैयतवाड़ी ही फैला और फेमस हुआ, और इसका जो कुल क्षेत्रफल का 51% पर ये फैला था, तो ये भी इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। इसमें भू राजस्व का निर्धारण जो होता था वो उपज की मात्रा पर ना होके जो भूमि का क्षेत्रफल के अनुसार ही कर दिया जाता था। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, आपसे पूछ सकता है एग्जाम कि जो इसमें भू राजस्व का निर्धारण कैसे किया जाता था, तो याद रखिएगा ये उपज के अनुसार नहीं किया जाता था, जबकि भूमि के क्षेत्रफल के आधार पर इसकी व्यवस्था थी। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। थॉमस मुनरो नाम एकदम याद रखिएगा, बार बार एग्जाम में ये पूछता है कि रैयतवाड़ी के जन्मदाता कौन है। लॉर्ड माउंटबेटन को भारत का वायसराय कब नियुक्त किया गया, तो लॉर्ड माउंटबेटन जो है ये 1947 में भारत के वायसराय बन के आते हैं, मार्च 1947 में। तो 1947 तक किसी में नहीं है, इसलिए राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है। और 1945-46 इस समय जो वायसराय थे वो था लॉर्ड बेबल, और इसी के समय जो है कैबिनेट मिशन भारत आया था। इस जो है 1944 से 47 तक भारत का वायसराय रहे थे लॉर्ड बेबल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला है कि महात्मा गांधी ने 1943 में मुख्य रूप से ... के लिए उपवास किया था। तो उपवास देखिए 1943 में, चूँकि 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट हुआ था, और इसी के विरोध में जो है ब्रिटिशर कह रहे थे कि आप जो है ये हिंसक आंदोलन बंद कीजिए। तो महात्मा गांधी उसी के विरोध में उपवास आंदोलन किए थे, और लगभग 21 दिन तक उपवास किए थे। कारण क्या था, तो अंग्रेज कह रहे थे कि आप हिंसक आंदोलन बंद करवाइए, लेकिन महात्मा गांधी जी कह रहे थे कि आपके ये हिंसक आंदोलन जो है आपके करतूत का ये फल है, इसलिए ये बंद नहीं होगा। और 21 दिन का उन्होंने उपवास रखा। इस उपवास का उपलब्धि ये हुई कि जनता का मनोबल बढ़ गया, और भारत छोड़ो आंदोलन और प्रचलित हो गया, और लोग इसमें जुड़ने लगे, विरोध जगह जगह पर होने लगी, राजनीतिक गतिविधियां के संचालन का नया अवसर प्रदान हुआ। ये सब चीज़ बहुत हुआ था। तो याद रखिएगा ये 1943 में मुख्य रूप से भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ब्रिटिश सरकार को हिंसा के खिलाफ विरोध प्रदर्शन, इन्हीं का फलस्वरूप था इनका उपवास। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों चैनल पे नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम में कौन सा शामिल नहीं था। तो असहयोग आंदोलन इसमें कौन सा शामिल नहीं था, तो सरकारी कामकाज का बहिष्कार ये तो बिल्कुल था, सरकार को पुरस्कार लौटाना ये भी था, और इसके तहत बहुत लोगों ने अपना पुरस्कार भी लौटाया। सरकारी शिक्षण संस्थानों का ये बहिष्कार ये भी था, और संवैधानिक साधनों के माध्यम से स्वरोजगार प्राप्त करना ये इसका शामिल नहीं था। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। देखिए असहयोग आंदोलन में बहुत सारा चीज़ हुआ, जैसे सरकारी कामकाज का बहिष्कार हुआ, लोगों ने अपने उपाधि लौटा दी, शिक्षण संस्थान का बहिष्कार हुआ, तथा न्यायालयों का भी बहिष्कार हुआ। और गांधी जी बोले कि पंचायतों के माध्यम से न्याय व्यवस्था शुरू किया जाए। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, ये पूछ सकता है आपसे एग्जाम में। विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार भी हुआ इसमें, और खादी का उपयोग बढ़ाया गया। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, एकदम नोट कर लीजिए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि भारतीय संविधान में राष्ट्रपति द्वारा संयुक्त अधिवेशन निम्न में से किस विधेयक के संदर्भ में बुलाया जा सकता है। तो राष्ट्रपति द्वारा संयुक्त अधिवेशन कब कब बुलाया जा सकता है, तो साधारण विधेयक पे,
संविधान संशोधन विधेयक पे, वित्तीय विधेयक पे और धन विधेयक पे। तो याद रखिएगा कि धन विधेयक पे तो कभी नहीं बुलाएगा वो, और संविधान संशोधन विधेयक पे भी नहीं बुला सकता है। संयुक्त अधिवेशन हमेशा याद रखिए या तो साधारण विधेयक पे बुलाएगा या वित्तीय विधेयक पे बुलाएगा। राइट आंसर 1 और 3 डी ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। संविधान संशोधन विधेयक पे संयुक्त अधिवेशन नहीं बुला सकता है, ना ही धन विधेयक। धन विधेयक की चर्चा 110 अनुच्छेद में है, इंपॉर्टेंट है, इसको भी नोट कर लीजिएगा। अच्छा, राष्ट्रपति तो बुलाता है संयुक्त अधिवेशन, अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा स्पीकर इसकी अध्यक्षता करता है। लोकसभा स्पीकर नहीं रहे तो लोकसभा का उपसभापति करेगा। उपसभापति भी नहीं रहे तो राज्यसभा का उपसभापति करता है, और अभी राज्यसभा का उपसभापति कौन है? तो हरिवंश नारायण सिंह जी है। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, 1946 में गठित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद का उपसभापति कौन था? तो 46 में गठित, जो अगस्त 1946 में गठित हुआ अंतरिम सरकार, इसमें उपसभापति जवाहरलाल नेहरू जी थे, और सभापति जो थे वो उस समय के वायसराय थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत के मूल सिद्धांत में राज्यसभा सदस्यों के लिए कार्यकाल निर्धारित किया गया था। तो मूल सिद्धांत में राज्यसभा के सदस्यों के लिए कार्यकाल निर्धारित नहीं किया गया, और बाद में जाके आपको एक अधिनियम आता है, संसद का जन प्रतिनिधि अधिनियम 1951, इसी के तहत जो है 6 वर्ष कार्यकाल निर्धारण कर दिया गया। तो मूल संविधान में इसका निर्धारण नहीं था, तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। दोस्तों चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिएगा। देख सकते हैं कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ले आए हैं, और मेरा मकसद यही होता है कि आप प्रत्येक क्वेश्चन से रूबरू हो और उसके बारे में जानें, ताकि एग्जाम में दिक्कत नहीं हो। एग्जाम में आप भूल जाते हैं इसलिए क्योंकि आप रटते हैं, जब उसके गहराई तक जाइएगा तब आप कभी नहीं भूलिएगा, वो याद हो जाता है। इसलिए हम प्रत्येक क्वेश्चन का डिस्कशन भी करवाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस में भारतीय संविधान के अंतर्गत समान नागरिक संहिता का उपबंध है? तो समान नागरिक संहिता आपको अनुच्छेद 44 में देखने को मिलता है। इसी में समान नागरिक संहिता का जिक्र है, और अनुच्छेद 44 किस में है? तो भाग 4 में है, क्योंकि भाग 4 में 36 से 51 तक अनुच्छेद है, और इसी के बीच 44 आएगा। तो ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जिससे आयरलैंड के संविधान से लिया गया था, इसमें है। राइट आंसर इसका डी होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस निकाय का भारतीय संविधान में उल्लेख नहीं है? तो इसमें जो है कैबिनेट का तो है ही, वित्त आयोग का भी है, अंतर्राज्यीय परिषद का भी है। क्षेत्रीय परिषद का जो है, इसका जो जिक्र है भारतीय संविधान में नहीं है। ये जो है क्षेत्रीय परिषद, ये एक वैधानिक निकाय है जो कि कानून बना के इसका गठन किया गया था, और ये जो है राज्य पुनर्गठन आयोग 1956 के द्वारा इसका गठन किया गया, और 5 क्षेत्रीय आयोग बनाया गया, क्षेत्रीय परिषद आयोग बनाया गया। 5 क्षेत्र में एगो था पूरब, एक था पश्चिमी, एक उत्तर, एक दक्षिणी और एक मिड। ये 5 जो है केंद्रीय क्षेत्रीय परिषदों का गठन राज्य पुनर्गठन आयोग 1956 के द्वारा किया गया। लेकिन वर्तमान में 6 क्षेत्रीय परिषद है। एक क्षेत्रीय परिषद भारत के पूर्वोत्तर जो राज्य है, ये एक क्षेत्रीय परिषद बना के एक नया क्षेत्रीय परिषद बनाया गया। तो अब भारत में टोटल 6 क्षेत्रीय परिषद है, और इस क्षेत्रीय परिषद के जो अध्यक्ष है ये गृह मंत्री होते हैं। ये बिल्कुल एकदम नोट कर लीजिए, क्वेश्चन पूछता है कि इसके अध्यक्ष कौन है, तो गृह मंत्री होते हैं। वर्तमान में 6 क्षेत्रीय परिषद है। अगला देखते हैं, कह रहा है कि उच्च न्यायालय के मुख्य क्षेत्राधिकार में कौन सा नहीं आता? तो उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट के मुख्य क्षेत्राधिकार में प्रारंभिक क्षेत्राधिकार तो आता है, अपीलीय भी आता है, निरीक्षण का क्षेत्राधिकार ये भी है उच्च न्यायालय को। परामर्शी अधिकार नहीं है। परामर्शी अधिकार हमेशा याद रखिएगा, ये सुप्रीम कोर्ट को प्राप्त है, और इसी के तहत ये जो है राष्ट्रपति को परामर्श देता है 143 अनुच्छेद के द्वारा। आप पढ़े भी होंगे, तो राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य में विधान परिषद नहीं है? तो भारत के 6 राज्यों में विधान परिषद है। याद कैसे करेंगे? तो ऊपर जो है उत्तरी भारत में बिहार और उत्तर प्रदेश 2 ठो, और जो दक्षिणी भारत है ये लगातार 4 याद रखिएगा। इधर है आपको यहाँ पे महाराष्ट्र, यहाँ पे कर्नाटक, ठीक है, सॉरी यहाँ कर्नाटक है, ये कर्नाटक महाराष्ट्र, और यहाँ पे तेलंगाना आंध्र प्रदेश। तो ये 4 इधर और 2 ऊपर, 6 जगह है। तो इनमें तमिलनाडु में नहीं है, राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, बिहार, यूपी, यहाँ कर्नाटक, महाराष्ट्र और तेलंगाना, आंध्र प्रदेश
से अलग हुआ तो 2 वहाँ, तो पहले 5 था, अब चूंकि तेलंगाना अलग हो गया तो अब 6 हो गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पंचायत चुनाव कराने का निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? तो पंचायत चुनाव कराने का निर्णय जो है राज्य सरकार के द्वारा लिया जाता है। अनुच्छेद 243 के अनुसार ये राज्य सरकार को इसके चुनाव कराने का निर्णय दिया गया है। इसी में याद रखिएगा 243D एक अनुच्छेद है जिसके तहत पंचायतों में आरक्षण का प्रावधान किया गया है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। अगला देखते हैं, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश हो या ऐसे भी कोई भी न्यायाधीश हो, सबके नियुक्ति जो है ये राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। राइट आंसर सी हो जाएगा। और अनुच्छेद 126 के तहत ये कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश, जब मुख्य न्यायाधीश उपस्थित नहीं होते हैं तब ये राष्ट्रपति करता है, अनुच्छेद 126 के तहत। अगला देखते हैं, 8वीं संविधान के 8वीं अनुसूची में भाषा से संबंधित कौन इनमें से नहीं है, बताना है। तो 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है, पहले 14 थी लेकिन बाद में बढ़ी कैसे? तो 21वां संविधान संशोधन 1967 में सिंधी भाषा जुड़ा, उसके तो 14 से 15 हो गया। उसके बाद 71वां संविधान संशोधन 1992 आता है, इसके तहत 3 भाषा, जिसको नमक से आप याद किए होंगे, नमक से यानी नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, तो 3 भाषा, तो 15 3 18 हो गया। और फिर 92वां संविधान संशोधन 2003 में 4 भाषा, बोडो, डोगरो, मैथिली, सैथली जुड़ती है, तो टोटल अब 22 भाषा, 15 3 18 4 22 भाषा संविधान में 8वीं अनुसूची में है। तो इसमें बच गया एक, राइट आंसर बी हो जाएगा। 36वां संविधान संशोधन 1975 में क्या हुआ? तो इसमें जो है सिक्किम को 22वां राज्य घोषित किया गया। ये इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन में पूछता है, तो नोट कर लीजिए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, एशियाई जंगली गद्दा कहाँ पाया जाता है? तो एशियाई जंगली गद्दा जो है ये कच्छ के रण में पाया जाता है, राइट आंसर सी हो जाएगा। और ये जो है अभी विलुप्त है, ये IUCN के लिस्ट में जो है विलुप्त प्राय श्रेणी में रखा गया है। IUCN जो है इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इसका फुल फॉर्म होता है। स्थापना 1948 में जो है फ्रांस में किया गया था, मुख्यालय इसका ग्लैंड स्विट्जरलैंड में है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। अगला देखते हैं, विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय पूछा है। तो विश्व मौसम विज्ञान संगठन जो UNO की एक इकाई है, इसका मुख्यालय जो है जेनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है, राइट आंसर बी हो जाएगा। इसका गठन जो है 1950 ईस्वी में हुआ था, ये भी नोट कर लीजिए, स्थापना 1950 ईस्वी में हुआ था। अगला देखते हैं, किस बायोम में सबसे कम तापांतर पाया जाता है? तो सबसे कम तापांतर आपको सदाबहार वर्षा वन में पाया जाता है, राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये मेनली कारण यहाँ वर्षा होती है, इसीलिए यहाँ तापांतर बहुत कम पाया जाता है। अगला देखते हैं, कह रहा है कि निम्न में से किस शहर को निरंतर बहने वाली झरनों का शहर कहा जाता है? तो क्विटो शहर जो है ये जो है इक्वाडोर में, ये इसको जो है निरंतर बहने वाली झरनों का शहर कहा जाता है, राइट आंसर बी हो जाएगा। शिकागो को गोल्डन सिटी कहा जाता है, ये याद रखिएगा, ठीक है। क्यूबा को कहा जाता है एंटिलीज का मोती। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, गोल्फ के गेंद का वजन कितना होता है? तो ये याद करने वाला सवाल है। गोल्फ के गेंद का वजन जो है 45.94 ग्राम होता है, राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला देखते हैं, वाचस्पति पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो वाचस्पति पुरस्कार ये साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, और साहित्य में भी संस्कृत साहित्य के क्षेत्र में ये दिया जाता है, राइट आंसर बी हो जाएगा। और ये के बिरला फाउंडेशन के द्वारा ही दिया जाता है, जिसकी शुरुआत 1992 में किया गया था। अगला देखते हैं, गुरु जी के उपनाम से जाना जाता है। अब इसमें आप कंफ्यूजन हो जाइएगा। देखिए, एक है गुरुदेव, तो गुरुदेव तो आप सभी जानते होंगे कि रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव कहते हैं, लेकिन गुरु जी के उपनाम से किसको जाना जाता है? तो MS गोलवंकर। तो गुरु जी के उपनाम से MS गोलवंकर को जाना जाता है। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को राजा जी के नाम से जाना जाता है, उपनाम है। मदन मोहन मालवीय को जो है महामना के उपनाम से जाना जाता है। तो ये सभी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अब आ गया, लीम और नूरालीम किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है? तो लीम और नूरालीम ये दोनों जो है ये नागालैंड का लोक नृत्य है, प्रमुख लोक नृत्य है, ठीक है। मेघालय का कौन है? तो मेघालय का याद रखिएगा कि मेघालय का लोक नृत्य जो है बांग्ला
और लाहो, ये मेघालय का बहुत ही प्रचलित लोक नृत्य है, बांग्ला और लाहो। राजस्थान का घूमर है, गुजरात का डांडिया है, ये सब इंपॉर्टेंट है। गरबा भी गुजरात का ही है, तो ये सब इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो ये धनबाद में आपको देखने को मिलेगा, खनन अनुसंधान संस्थान। और केंद्रीय लौ अनुसंधान संस्थान रांची में है, यहाँ पे लौ है। खनन जो है धनबाद में है, इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक यानी आईडीबीआई की स्थापना पूछा है, तो आईडीबीआई 1964 ईस्वी में इसकी स्थापना होती है, राइट आंसर सी हो जाएगा। और एक और चीज याद रखिएगा, इसे 2004 में जो है वाणिज्यिक बैंक के रूप में अधिसूचित कर दिया गया था। मेघालय के नए राज्यपाल कौन है? तो मेघालय के नए राज्यपाल इनमें से कोई नहीं होगा, नोट कर लीजिए। मेघालय के जो नए राज्यपाल हैं ये जो हैं, नोट कर लीजिए, CH विजय शंकर जी हैं। CH विजय शंकर जी मेघालय के नए राज्यपाल हैं, ठीक है। लक्ष्मण आचार्य कहाँ के हैं? तो याद रखिएगा कि लक्ष्मण आचार्य जो हैं असम के राज्यपाल हैं, ठीक है। CP राधाकृष्णन ये है महाराष्ट्र के राज्यपाल, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। अभी 5 राज्यों के राज्यपाल चेंज हुए हैं, जिसका वीडियो हमने अलग से बना दिया है सभी नए राज्यपालों का, वो जाके आप जरूर देख लीजिएगा, जिससे एक क्वेश्चन आपका फिक्स हो जाएगा एग्जाम में। 5 राज्य में एक बिहार के चेंज हुए, जो VVI मार लीजिए, बिहार में आ गए हैं केरल के राज्यपाल। अब बिहार के राज्यपाल हो गए हैं आरिफ मोहम्मद खान, और बिहार वाले चले गए हैं केरल में, राजेंद्र आर्लेकर जी केरल में चले गए हैं। इसी तरह पूर्वोत्तर में मणिपुर और मिजोरम के चेंज हुए हैं, और एक उड़ीसा के चेंज हुए। तो ये सभी इंपॉर्टेंट है, जाके आप वो वीडियो जरूर देखिएगा। उड़ीसा के हरि बाबू कंभापति नए राज्यपाल बने हैं, जो कि पहले मिजोरम के राज्यपाल थे। अगला देखते हैं, शैली ऐप को किस सरकार द्वारा जारी किया गया है? तो शैली ऐप सीखने के लिए केरल सरकार द्वारा जारी किया गया था, राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला देखते हैं, डस्टलिक 4 युद्धाभ्यास 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो 2023 और 2024 दोनों आपको याद रखना है, क्योंकि आपका एग्जाम 1.5-2 साल पहले हुआ था, तो 1.5-2 साल पहले का भी करंट अफेयर आपसे पूछ सकता है, ऐसा पीछे देखा गया है, इसीलिए हमने इस क्वेश्चन को भी लिया है। तो डस्टलिक 4 युद्धाभ्यास जो 2023 में हुआ था, ये उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में हुआ था। डस्टलिक जो है इंडिया और उज्बेकिस्तान के द्वारा होने वाला युद्धाभ्यास है। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में पिछले बार हुआ था 2023 में। 2024 में आपसे पूछे तो याद रखिएगा, ये उज्बेकिस्तान में ही हुआ है, उज्बेकिस्तान में ही हुआ है। और उज्बेकिस्तान के शहर पूछे तो टर्मेज शहर में हुआ है, तो ये याद रखिएगा, उज्बेकिस्तान के टर्मेज शहर में हुआ है। भारत और उज्बेकिस्तान के साथ होने वाला युद्धाभ्यास है, और 2024 में 5वां संस्करण था, ये भी नोट कर लीजिए। अगला देखते हैं, अगला है साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन है, एक प्रभावी कोरियोलिस बल जो है किस कारण होता है? तो कोरियोलिस बल जो है पृथ्वी के घूर्णन के कारण उपस्थित होता है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, सार्गेसो सागर स्थित है, तो सार्गेसो सागर कहाँ स्थित है? तो सार्गेसो सागर जो है उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है, राइट आंसर सी हो जाएगा। और ये जो है आपको उत्तरी अटलांटिक महासागर में गल्फ स्ट्रीम, कनारी धारा और विषुवतीय धारा के बीच आपको देखने को मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कौन है? तो विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी आपको कोटोपैक्सी जो कि इक्वाडोर में है, याद देखने को मिलती है, जो सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है, राइट आंसर ए हो जाएगा। किलिमंजारो ये तंजानिया में स्थित है, जो कि ज्वालामुखी है। एटना इटली में स्थित ज्वालामुखी है। तो ये सभी इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए। अगला देखते हैं, किस क्षेत्र में मृदा क्षरण एक बड़ी समस्या है? तो मृदा क्षरण जो है उष्णकटिबंधीय वन प्रदेश का एक बहुत बड़ा समस्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कौन सी श्रृंखला भारत में केवल एक राज्य में फैली हुई है? तो इनमें कौन है? तो सतपुरा ये तो महाराष्ट्र में, अजंता ये तो महाराष्ट्र में है, सतपुरा रेंज
आपको 2-3 राज्यों में मिलेगी। अरावली भी भारत के पश्चिमोत्तर राजस्थान, गुजरात ये सब क्षेत्रों में देखने को मिलेगी। राइट आंसर यही हो जाएगा। अजंता केवल आपको महाराष्ट्र में देखने को मिलता है, तो केवल एक राज्य में आपको अजंता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन ब्रह्मपुत्र का सहायक नदी नहीं है? तो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी दिबांग, लोहित, कामेग ये सभी है। राइट आंसर डी हो जाएगा। ये सभी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। ब्रह्मपुत्र जो है तिब्बत के से निकलती है और इसकी कुल लंबाई 2918 किलोमीटर है। बंगाल की खाड़ी में जाके गिर जाती है। अलग अलग जगह इनका अलग अलग नाम भी है, जैसा आप जानते भी होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि इंदिरा गांधी जो नहर है इसका उद्गम स्थल कहाँ है? तो हरिके बैराज जो है इंदिरा गांधी नहर, जो भारत की सबसे बड़ी नहर प्रणाली है, इसका उद्गम स्थान हरिके बैराज है, जो पंजाब राजस्थान के क्षेत्र में देखने को मिलता है। अगला देखते हैं, भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल में किस प्रकार की मिट्टी का विस्तार है? तो सबसे ज़्यादा जो है मिट्टी भारत में पाई जाती है, जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। टोटल भूभाग का 45% में यही मिट्टी देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सभी सेक्शन से हमने प्रश्न लिया है, ये सब आपको ज्योग्राफी से देखने को मिलेगा। फिर साइंस का क्वेश्चन आएगा, देखते हैं। देखिए, ऑक्जेलिक एसिड का प्राकृतिक स्रोत पूछा है, तो ऑक्जेलिक एसिड जो है आपको टमाटर में देखने को मिलता है। इमली में जो है टार्टरिक एसिड देखने को मिलता है। खट्टा दूध में लैक्टिक एसिड देखने को मिलता है और चींटी के डंक में फॉर्मिक एसिड देखने को आपको मिलता है। तो सभी इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए। अगला देखते हैं, लुई पास्चर ने किस स्रोत के लिए जाना जाता है? लुई पास्चर, तो लुई पास्चर दो चीज़ के लिए जाना जाता है, एक तो पास्चराइजेशन मेथड और एक है रेबीज का टीका का भी खोज इसी ने किया था। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। बात करते हैं पोलियो की टीके की खोज, तो सॉल्क ने किया था, नोट कर लीजिए, जोनाल्ड सॉल्क ने पोलियो के टीके की खोज की थी। इसके साथ ही चेचक के जो चेचक के टीके की खोज जो किए थे, ये कौन थे? तो जेनर साहब ने चेचक के टीके की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, पौधे में ऊर्जा का अंतिम स्रोत कौन है? तो पौधे में ऊर्जा का अंतिम स्रोत जो है सूर्य का प्रकाश ही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पौधे में पादकाय के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में जल एवं अन्य पदार्थ के संवहन हेतु विशिष्ट उत्तक मौजूद होते हैं? तो वो कौन सा पादक है, कौन सा पौधा है? तो वो है आपको मार्सिलिया, जिसके पादकाय के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में जल एवं अन्य पदार्थों के संवहन हेतु विशिष्ट उत्तक मौजूद होते हैं। अगला देखते हैं, स्मॉल पॉक्स चेचक किस वायरस के कारण होता है? तो वारिसेला जोस्टर के कारण जो है स्मॉल पॉक्स चेचक होता है। ये एक वायरस जनित रोग है, इसमें जनरली लाल लाल दाने शरीर पर निकल जाते हैं और ये संक्रमण रोग है, यानी छींकने खांसने से दूसरे व्यक्ति को हो सकता है। तो इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन कि अंडे को अंडाशय से गर्भाशय तक किसके द्वारा ले जाया जाता है? तो अंडे को अंडाशय से गर्भाशय तक जो है अंडवाहिका द्वारा ले जाया जाता है, जिसको फॉलोपियन ट्यूब भी इंग्लिश में कहते हैं। और जो फॉलोपियन ट्यूब है वो अंडाशय के मादा जनन अंग के दोनों तरफ स्थित होते हैं। तो इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अस्थि कोशिकाओं एक हार्ड मैट्रिक्स में अंततः स्थापित होती है, जो निम्न में से किसका बना होता है? तो अस्थि यानी बोन के बारे में पूछा है। एक हार्ड मैट्रिक्स में स्थापित होता है जो कि कैल्शियम और फास्फोरस का बना होता है। राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। करा है, निम्नलिखित में से कौन सा अंग मनुष्य के उत्सर्जन तंत्र का भाग नहीं है? तो उत्सर्जन तंत्र का भाग आपको इसमें गुर्दा तो है ही, मूत्रवाहिनी भी है और मूत्र मार्ग भी है, गर्भाशय नहीं है। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। उत्सर्जन तंत्र कभी कभी लाइन से पूछ लेता है, तो याद रखिएगा, सबसे पहले वृक्क आता है, किडनी, उसके बाद वहां से चलता है तो मूत्रवाहिनी में पहुंचता है, उसके बाद मूत्राशय में जाता है और तब मूत्रमार्ग के द्वारा बाहर निकल जाता है। तो ये सही क्रम भी है।
मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी कौन है? तो महाधमनी जो है मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी होती है, जो कि हमारे हृदय के बाएं तरफ स्थित होती है। और ये जो है महाधमनी जो है ये ऑक्सीजन युक्त रक्त जो है पूरे शरीर में पहुंचाती है, यानी इसी से होके जाता है। अगला देखते हैं, विज्ञान की वह शाखा कौन सी है जिसका उद्देश्य मानव जनसंख्या अनुवांशिकी गुणवत्ता में सुधार करना है? तो उस शाखा को जो है यूजेनिक्स कहते हैं। यानी विज्ञान की वह शाखा यूजेनिक्स है जिसका उद्देश्य मानव जनसंख्या अनुवांशिक गुणवत्ता में सुधार करना है। राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कोशिका का वह बाह्यतम आवरण कौन सा है जो कोशिका के अवयवों को उसके बाह्य वातावरण से अलग करता है? तो कोशिका का बाह्यतम आवरण जो है ये है प्लाज्मा झिल्ली, जिसको कोशिका झिल्ली भी कहते हैं, जो कोशिका के अवयवों को उसके बाह्य वातावरण से अलग करता है और इम्पॉर्टेंट चीज को अंदर जाने देता है, बाकी डस्ट को बाहर फेंक देता है। नेक्स्ट देखते हैं, इनमें क्या समानता है? कार्बन, सिलिकॉन, बोरॉन, आर्सेनिक। कार्बन, सिलिकॉन Si, बोरॉन और आर्सेनिक As। तो इन सभी में समानता पूछा है। तो कार्बन 6 अधातु है, सिलिकॉन भी अधातु है, सिलिकॉन 14 है, बोरॉन 5 है और आर्सेनिक 33 इसका परमाणु क्रमांक है। ये सभी गैर धातु है, यानी यहाँ पे अधातु होगा। ये सभी अधातु है। अधातु क्या है? विद्युत और ऊष्मा का कुचालक होता है, यानी विद्युत और ऊष्मा इसमें से पास नहीं होता है, भंगुर होते हैं, चमकहीन होते हैं। ये सभी अधातु के गुण हैं। अगला देखते हैं, गर्म करने पर कैल्शियम कार्बोनेट का कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में अपघटन निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया का उदाहरण है? यानी कह रहा है कि कैल्शियम कार्बोनेट यानी CaCO3 जो है हम अगर हीट करते हैं तो बन जाता है कैल्शियम ऑक्साइड यानी CaO, जिसको चूना कहते हैं, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2। तो ये किस अभिक्रिया का उदाहरण है? तो ये जो है तापीय अभिघटन अभिक्रिया का उदाहरण है। ये राइट आंसर बी हो जाएगा। तापीय अपघटन अभिक्रिया में क्या होता है कि एक पदार्थ जो है 2 या 2 से अधिक पदार्थों में टूट जाता है गर्म करने पे। तो यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट जो है चूना और पानी में टूट गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फिनोफ्थेलिन को सिरके में डालने पर घोल का रंग कैसा हो जाएगा? तो सिरका चूंकि अम्ल है, एसिटिक अम्ल सिरका को कहा जाता है, तो फिनोफ्थेलिन कोई रंग चेंज नहीं करेगा, क्योंकि फिनोफ्थेलिन एक संकेतक है जो अम्ल में डालने पर कोई रंग चेंज नहीं करता है, जबकि क्षार में अगर इसको डालेंगे तो ये जो है गुलाबी या लाल बन जाता है। तो इंपॉर्टेंट है, दोनों याद रखिएगा। अगला देखते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन कौन से हैं? तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन वैसे कार्बन को कहते हैं जो एकल बंध के द्वारा बंधे होते हैं, जैसे मीथेन CH4 एकल के द्वारा बनते हैं, जबकि डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड के द्वारा बनने वाले को असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं, जैसे अल्कीन है, ये अल्केन है, ये अल्कीन अल्काइन, जैसे C2H5। ये सभी क्या है? असंतृप्त है। अगला देखते हैं, सोने को तांबे के साथ किस लिए मिश्रित किया जाता है? तो सोना में तांबा काहे मिलाया जाता है? तो उसको कठोर बनाने के लिए मिलाया जाता है। राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, कौन सा धातु उभयधर्मी ऑक्साइड बना सकता है? तो उभयधर्मी ऑक्साइड का मतलब होता है कि वो जो है अम्ल और क्षार दोनों से रिएक्शन कर ले। तो इनमें से जो है Zn जो है यानी जिंक उभयधर्मी ऑक्साइड होता है। राइट आंसर ए हो जाएगा। अच्छा, एक चीज और यहाँ पे याद रखिएगा कि अम्ल और क्षार को पहचानेंगे कैसे? तो कोई भी पदार्थ का जलीय विलयन में अगर H+ देता है तो वो अम्ल होता है, अगर OH- देता है तो वो क्षार होता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला देखते हैं, जल शोधन के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो जल शोधन के लिए हम लोग फिटकिरी का प्रयोग करते हैं, जिसको एलम भी कहते हैं। राइट आंसर बी हो जाएगा। और इसका रासायनिक नाम जो है पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डाल्टन के सिद्धांत निम्न में से किस नियम पर आधारित था? तो डाल्टन का सिद्धांत जो है रासायनिक संयोजन के नियम पर आधारित था और इसने कहा था कि परमाणु जो है छोटे छोटे सूक्ष्म कणों से मिलकर बने होते हैं, द्रव कोई भी पदार्थ छोटे छोटे सूक्ष्म कणों से मिलकर बने होते हैं जिसे परमाणु कहते हैं, और परमाणु जो है अविभाज्य होते हैं। ये डाल्टन कहा था, लेकिन बाद में उसको तोड़ दिया गया, तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता एक आदर्श ट्रांसफार्मर में होती है? तो एक आदर्श ट्रांसफार्मर जो है दोनों कुंडलियों का प्रतिरोध नहीं होता है, तो ये सही है। क्रोध में किसी प्रकार की हानि नहीं होती है, ये भी सही है। क्रोध में अनंत चुंबकशीलता होती है, ये भी सही, यानी सब सही है। एक आदर्श ट्रांसफार्मर में ये सभी गुण मौजूद होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि एक कंडक्टर का प्रतिरोध किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है? तो कंडक्टर का जो प्रतिरोध है, रेसिस्टेंस, वो लंबाई के समानुपाती होता है तथा उनके अनुप्रस्थ भाग के क्षेत्रफल का व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी ए का व्युत्क्रमानुपाती होता है और एल के समानुपाती होता है। तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा, चूंकि व्युत्क्रमानुपाती पूछा है। अनुप्रस्थ भाग के क्षेत्रफल का व्युत्क्रमानुपाती होता है जबकि लंबाई के समानुपाती होता है, तो दोनों चीज याद रखिएगा। कंडक्टर का प्रतिरोध। तो ऐसा करके आज का हमने सेट पूरा किया। आशा करते हैं आपको बहुत अच्छा लगा होगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। साइंस का टेस्ट हमने स्टार्ट कर दिया है, जाके उसको जरूर देखिएगा, आपके एग्जाम में बहुत हेल्पफुल होंगे। थैंक यू।